रात के ठीक 12 बजे पूरा गांव गहरी नींद में डूब चुका था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और हवा में झूमते पुराने पेड़ों की सरसराहट उस सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। गांव के सबसे पुराने मकान की दूसरी मंजिल पर एक कमरा था। एक ऐसा कमरा जो पिछले 30 वर्षों से बंद था। लोग कहते थे कि उस कमरे का दरवाजा किसी इंसान ने कभी नहीं खोला, लेकिन हर रात ठीक 12 बजे वह दरवाजा अपने आप धीरे धीरे चरमराते हुए खुल जाता था। सुबह होते ही वह फिर अपने आप बंद मिल जाता। किसी ने कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। जो गए वे या तो लौटकर कभी नहीं आए, या लौटे भी तो उनकी आंखों में ऐसा डर था कि उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक उस कमरे के बारे में एक शब्द नहीं कहा। गांव के बच्चे उस मकान के पास से भी नहीं गुजरते थे। बुजुर्ग सिर्फ इतना कहते, कुछ दरवाजे इंसानों के लिए नहीं बने होते। इसी गांव में रहने वाला आरव पेशे से एक युवा पत्रकार था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर कभी विश्वास नहीं था। उसके लिए हर रहस्य के पीछे कोई न कोई सच्चाई जरूर होती थी। एक दिन शहर से लौटते समय उसने उसी पुराने मकान के सामने भीड़ देखी। एक बुजुर्ग महिला रो रही थी। वह बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी, आज फिर कमरा खुल गया। आरव मुस्कुराया। उसे लगा यह भी लोगों का कोई अंधविश्वास होगा। उसने तय कर लिया, आज रात वह खुद उस कमरे के सामने रहेगा और दुनिया को बताएगा कि हर रहस्य के पीछे सिर्फ सच होता है, कोई भूत नहीं। रात के 11 बजे आरव अपने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डर के साथ उस मकान में पहुंच गया। पूरा मकान धूल से भरा हुआ था। दीवारों पर जाले लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो समय यहां वर्षों पहले रुक गया हो। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसकी नजर उस कमरे पर पड़ी। लकड़ी का पुराना दरवाजा, जिस पर जंग लगा भारी ताला लटका हुआ था। आरव ने ताले को हाथ लगाया। वह बिल्कुल मजबूत था। उसने कैमरा चालू किया और घड़ी की ओर देखा। 11 बजकर 59 मिनट। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। पूरा घर एकदम शांत था। अचानक घड़ी में 12 बजने की पहली घंटी गूंजी। उसी पल, बिना किसी के छुए, लोहे का भारी ताला अपने आप जमीन पर गिर पड़ा और दरवाजा धीरे धीरे छर्र की आवाज के साथ खुलने लगा। लेकिन जैसे ही दरवाजा पूरी तरह खुला, अंदर से कोई परछाई बाहर नहीं आई, बल्कि अंदर से एक छोटी सी मासूम बच्ची की आवाज सुनाई दी, पापा, क्या आप आखिरकार मुझे लेने आ गए? आरव के हाथ से टॉर्च लगभग छूट गई, क्योंकि गांव वालों के अनुसार उस कमरे में पिछले 30 वर्षों से कोई रहता ही नहीं था। लेकिन फिर वह आवाज किसकी थी? आरव कुछ पल के लिए वहीं जड़ हो गया। उसके कानों में अब भी वही मासूम आवाज गूंज रही थी, पापा, क्या आप आखिरकार मुझे लेने आ गए? उसने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। नहीं, ये मेरा वहम भी हो सकता है, उसने मन ही मन कहा। कांपते हाथों से उसने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे कमरे के अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने दहलीज पार की, पीछे का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन इस बार दरवाजा पत्थर की दीवार की तरह अडिग था। उसने कई बार जोर लगाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब उसके पास केवल एक ही रास्ता था, आगे बढ़ना। कमरे में धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन एक अजीब बात थी। फर्श पर छोटे छोटे पैरों के निशान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई बच्चा अभी अभी वहां से गुजरा हो। आरव उन निशानों का पीछा करते हुए कमरे के एक कोने तक पहुंचा। वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी। मेज पर धूल से ढकी एक चमड़े की डायरी पड़ी थी। उसने सावधानी से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, यदि यह डायरी किसी के हाथ लगे तो समझ लेना कि शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। मेरा नाम राघव है और इस कमरे में जो दिखाई देता है वह सच नहीं, और जो सच है उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसने अगला पन्ना पलटा।
मेरी 7 साल की बेटी अनन्या हर रात कहती थी कि उसके कमरे में कोई उससे मिलने आता है। हमने उसकी बात को बच्चों की कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन एक रात उसने कहा कि वह सफेद कपड़ों वाले अंकल के साथ खेलने जाएगी। आरव ने अनजाने में कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। सन्नाटा, सिर्फ उसकी सांसों की आवाज। अगले पन्ने पर लिखा था, उस रात ठीक 12 बजे यह कमरा अपने आप खुला। मैं अंदर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन मेरी बेटी गायब थी। पुलिस आई, खोजबीन हुई, पर अनन्या कभी नहीं मिली। आरव के हाथ कांपने लगे। क्या यह वही बच्ची थी जिसकी आवाज उसने अभी अभी सुनी थी? तभी कमरे के दूसरे कोने से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। टक टक टक। आरव ने तुरंत टॉर्च उस दिशा में घुमाई। वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर धूल में नए पैरों के निशान बनते जा रहे थे, मानो कोई अदृश्य बच्चा उसके सामने चल रहा हो। वे निशान कमरे की दीवार तक पहुंचे और अचानक वहीं गायब हो गए। आरव ने दीवार को ध्यान से देखा। दीवार पर उंगलियों से लिखा हुआ एक वाक्य उभर आया, सच दीवार के पीछे छिपा है। उसने कांपते हाथों से दीवार थपथपाई। एक जगह से खोखली आवाज आई। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया। पुरानी ईंटें टूटकर नीचे गिर गईं। दीवार के पीछे एक छोटा सा गुप्त कक्ष था। उस कक्ष में एक पुराना लकड़ी का झूला, एक टूटी हुई गुड़िया और एक छोटी बच्ची की तस्वीर रखी थी। तस्वीर के पीछे लाल स्याही से सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, मैं अभी भी यही हूं। उसी क्षण आरव के कैमरे की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन पर जो दिखाई दिया उसे देखकर उसका खून जम गया। कैमरा उसी कमरे की लाइव रिकॉर्डिंग दिखा रहा था, लेकिन उसमें आरव अकेला नहीं था। उसके ठीक पीछे एक 7 साल की बच्ची मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे उसने अपना हाथ आरव के कंधे की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया और आरव को अभी तक इसका जरा भी एहसास नहीं था। आरव की नजर जैसे ही कैमरे की स्क्रीन पर पड़ी, उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। स्क्रीन में उसके ठीक पीछे एक 7-8 साल की बच्ची खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। आरव ने घबराकर तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। उसने फिर कैमरे की स्क्रीन देखी। इस बार बच्ची धीरे धीरे अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा रही थी। अचानक कैमरे की स्क्रीन काली हो गई। कुछ सेकंड बाद उस पर सफेद अक्षर उभरे, मुझसे मत डरो, मुझे बचाओ। आरव के मन में पहली बार डर से ज्यादा दया जागी। उसे महसूस हुआ कि यह कोई खूनी आत्मा नहीं, बल्कि किसी अधूरी कहानी की कैदी है। तभी कमरे के बीचों बीच रखा पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। छर छर छर। हर झूले के साथ कमरे का तापमान और ठंडा होता जा रहा था। अचानक हवा में एक धीमी सिसकी सुनाई दी। पापा, आपने आने में बहुत देर कर दी। ये वही आवाज थी, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं, दर्द था। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? कुछ क्षणों की खामोशी के बाद जवाब आया, मैं अनन्या हूं। उसी पल कमरे की दीवारें जैसे जीवित हो उठी। आरव की आंखों के सामने 30 साल पुराना दृश्य चलने लगा। एक खुशहाल परिवार, राघव, उसकी पत्नी मीरा और उनकी 7 साल की बेटी अनन्या। फिर एक लालची रिश्तेदार जिसे इस हवेली पर कब्जा चाहिए था। उसने पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि इस कमरे में भूत रहता है। एक रात उसने अनन्या को बहला फुसलाकर इसी गुप्त कक्ष में बंद कर दिया। वह सोचता था कि बच्ची के गायब होते ही परिवार टूट जाएगा और हवेली उसके हाथ लग जाएगी। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। अनन्या कई दिनों तक अपने पिता को पुकारती रही। कोई उसकी आवाज तक नहीं सुन सका। भूख, प्यास और अंधेरे से लड़ते लड़ते उसने उसी कमरे में दम तोड़ दिया। उसकी आखिरी इच्छा सिर्फ एक थी, काश पापा मुझे ढूंढ लेते। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। अब उसे समझ आ गया था, यह कमरा शापित नहीं था। यह तो एक मासूम बच्ची की अधूरी पुकार से बंधा हुआ था। तभी अनन्या की आवाज फिर सुनाई दी, मेरी हड्डियां अभी भी यही हैं,
आरव ने टॉर्च उठाई और गुप्त कक्ष के फर्श को ध्यान से देखा। एक कोने की मिट्टी बाकी जगह से अलग दिखाई दे रही थी। उसने पास पड़ा लोहे का सरिया उठाया और खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों बाद सरिया किसी कठोर चीज से टकराया। मिट्टी हटाते ही एक छोटी सी कलाई दिखाई दी, जिसमें अब भी गुलाबी रंग का टूटा हुआ कंगन था। आरव की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि यह अनन्या के अवशेष थे। उसी समय पूरी हवेली जोर जोर से कांपने लगी। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं, दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे, और फिर एक भारी डरावनी आवाज पूरे कमरे में गूंजी, उसे यहां से कोई नहीं ले जा सकता। आरव ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। अंधेरे से धीरे धीरे एक लंबी काली परछाई बाहर आने लगी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं, लेकिन सबसे भयावह बात यह थी, उसका चेहरा राघव की डायरी में बनी उस लालची रिश्तेदार की तस्वीर से बिल्कुल मिलता था। और वह मुस्कुराते हुए बोला, 30 साल पहले एक बच्ची को मुझसे कोई नहीं बचा सका, अब तुम्हें भी कोई नहीं बचाएगा। कमरे का दरवाजा फिर अपने आप बंद हो गया और आरव पहली बार समझ गया, असल रहस्य किसी भूत का नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान का था जिसकी हैवानियत मौत के बाद भी खत्म नहीं हुई थी। पूरी हवेली भूकंप की तरह कांप रही थी। काली परछाई धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ रही थी। उसकी लाल आंखों में नफरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आरव ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? परछाई जोर से हंसी। मैं भूत नहीं हूं, मैं उस पाप का परिणाम हूं जो लालच ने पैदा किया। जिस दिन मैंने अनन्या को इस गुप्त कमरे में बंद किया, उसी दिन मेरी इंसानियत मर गई। जब गांव वालों को सच पता चलने लगा तो मैं इसी हवेली में छिप गया, लेकिन यह कमरा मेरे लिए भी कब्र बन गया। इतना कहते ही उसके चेहरे की चमड़ी राख की तरह बिखरने लगी। आरव समझ गया कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि अपने अपराध के बोझ से बंधी हुई एक अभिशप्त चेतना थी। उसी समय अनन्या की धीमी आवाज सुनाई दी, अंकल, मुझे घर जाना है। कमरे में अचानक तेज सफेद रोशनी फैल गई। आरव ने सावधानी से अनन्या के अवशेषों को एक सफेद कपड़े में लपेटा और उन्हें अपनी बाहों में उठा लिया। जैसे ही उसने कमरे के बाहर कदम रखा, 30 वर्षों में पहली बार हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर गांव वाले खड़े थे। सबकी आंखों में हैरानी थी। सुबह होने से पहले ही पुलिस और प्रशासन को बुलाया गया। गुप्त कमरे की खुदाई हुई। वहीं से अनन्या के अवशेष, पुरानी डायरी और कई ऐसे सबूत मिले जिन्होंने 30 साल पुरानी गुमशुदगी की गुत्थी सुलझा दी। कुछ दिनों बाद पूरे सम्मान के साथ अनन्या का अंतिम संस्कार किया गया। उस रात पहली बार ठीक 12 बजे कमरे का दरवाजा नहीं खुला। गांव वालों ने राहत की सांस ली। सबको लगा अब कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। लगभग 1 महीने बाद आरव अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा था। उसने उस रात की रिकॉर्डिंग देखने के लिए कैमरे का मेमोरी कार्ड कंप्यूटर में लगाया। वीडियो चलने लगा। उसने साफ देखा, वह कमरे में दाखिल हो रहा है, डायरी पढ़ रहा है, गुप्त कक्ष खोज रहा है। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसे याद था, लेकिन वीडियो के आखिरी 30 सेकंड देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कैमरे में दिख रहा था कि जब आरव अनन्या के अवशेष उठाकर बाहर निकल रहा था, तभी उसके पीछे खड़ी अनन्या मुस्कुराई और धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई। लेकिन उसी रोशनी से एक दूसरी काली परछाई निकलकर सीधे आरव के शरीर में समा गई। आरव घबरा गया। उसे तो उस रात ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। उसी क्षण उसके कमरे की दीवार पर लगी घड़ी ने रात के 12 बजे का घंटा बजाया। टन टन टन। उसके घर का स्टोर रूम, जो वर्षों से बंद था, अपने आप छर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर से वही मासूम आवाज आई, पापा, क्या आप फिर से आ गए? आरव के हाथ से कैमरा गिर पड़ा। वह धीरे धीरे उस खुले दरवाजे की ओर बढ़ा और उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान उभर आई जो कभी उस अभिशप्त परछाई के चेहरे पर थी।
अगली सुबह आरव अपने घर से गायब था। दरवाजा खुला था, कैमरा जमीन पर पड़ा था और स्टोर रूम के दरवाजे पर धूल में किसी ने उंगली से सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, कुछ कमरे कभी बंद नहीं होते, वे केवल अपना अगला मेहमान चुनते हैं।